बाकी ज़्यादा तो पूछते नहीं है उसमें, इन पर ऐसा कोई क्वेश्चन बन ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं। थोड़ा बैटल ऑफ हाइडेप्सिस है, वो झेलम नदी के किनारे लड़ाई हुई है, हाइडेप्सिस का मतलब झेलम। ठीक है, इतना याद। मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर के फिर हमारे पास सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज में आप कौटिल्य की अर्थशास्त्र, ठीक है, सप्तांग थ्योरी है इसमें, उसमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते होंगे, ठीक है। सप्तांग थ्योरी है, अर्थशास्त्र वैसे ही पढ़ी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मेरे ख्याल बहुत पहले यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कौटिल्य पर। सप्तांग थ्योरी इसमें है, तो इंडिका बाय मेगास्थनीज वो एक इम्पॉर्टेंट फिर सोर्स होता है। ऑल्दो कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है, पर फिर भी इंडिका जो है वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि कंटेम्प्रेरी सोर्स है। इसके अलावा कुछ बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट है, दिव्यावदान, अशोकावदान, ठीक है, ऐसी ये किताबें, अशोका की बायोग्राफी है दरअसल वो, उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन अशोका के बारे में वहीं से मिलती है इन किताबों से। तो जैन टेक्स्ट है, परिशिष्ट परवाण है, वो बायोग्राफी है कौटिल्य की, तो उससे हम लोग को कुछ कौटिल्य और उनके कंटेम्प्रेरी टाइम्स पे पता खबर मिलती है। फिर हमारे पास इनकी मुद्रा राक्षस है बाय विशाख दत्त, ये गुप्ता पीरियड में लिखी हुई बुक है, लेकिन फिर इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य डिथ्रोन धनानंद, हाउ ही गॉट द असिस्टेंस ऑफ कौटिल्य इन डिथ्रोनिंग धनानंद, वो सारा एपिसोड जो है इसमें है, प्लस ग्रीक इन्वेजन उसके बारे में किताब लिखी है मुद्रा राक्षस में, पूरा डिटेल में मेंशन है। तो ऐसे सोर्सेज से हम लोग को पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य 321 में उनका एक्शन होता है, 321 बीसी में, और करीब ही रूल्ड फॉर 297 बीसी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनिफिकेशन बार इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड टू स्मॉल 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 किंगडम्स, उनका पूरा यूनिफिकेशन किया क्योंकि उनको ये समझ में आया था कि कैसे एलेक्जेंडर इंडिया में धीरे 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 एंटर करते चले गए, क्योंकि हमारे पास कोई एक सेंट्रलाइज पावर नहीं थी। अगर कोई सेंट्रलाइज पावर होती तो एलेक्जेंडर को मुश्किलें आती। एलेक्जेंडर आपको याद रहेगा कि वो ब्यास नदी के किनारे तक आए थे, he came up to the banks of river ब्यास। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एलेक्जेंडर कहाँ तक इंडिया आए थे, he came up to the banks of river ब्यास, और वहां से he went back because of homesick ग्रीक सोल्जर्स, ठीक है। लेकिन हम उसके आगे मगध की टेरिटरी शुरू होती थी, छोटी छोटी लड़ाइयों में भी उनको बड़ी मुश्किलें आई थी, और अब मगध जैसा बड़ा विशाल साम्राज्य था जिसके पास बहुत बड़ी फौज थी, उनसे कैसे टक्कर लेंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग हिस्ट्री नहीं लिखते थे, हिस्ट्री ग्रीक्स लिखते थे, तो हम लोग वही लिख रहे हैं कि ग्रीक सोल्जर्स वर फीलिंग होमसिक, तो अलेक्जेंडर डिसाइडेड टू टर्न बैक फ्रॉम द बैंक्स ऑफ रिवर ब्यास। चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया एंड ही डिथ्रोन धनानंद। उसके बाद उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। उनकी लाइफ में जो एक लड़ाई हम लोग को बड़ी मिलती है, दैट वाज मोस्ट प्रोबेबली between 305 and 303, and that was against Seleucus, ठीक है। तो 305 में शायद उन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट किया होगा अगेंस्ट सेल्यूकस निकेटर, और 303 में पीस ट्रीटी वाज साइन बिटवीन देम, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन भी हम लोग को ग्रीक से ही मिल रही है, ठीक है। अभी हमने सोर्सेज में नाम नहीं लिखे ग्रीक के, लेकिन हमारे पास क्लासिकल ग्रीक ऑथर्स जो हैं, वो राइटर्स जो हैं, उनके सोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं रिगार्डिंग मॉडर्न।
तो वहीं से हम लोग को पता चलता है कि एक पीस ट्रीटी वाज साइन अकॉर्डिंग टू विच चंद्रगुप्त मौर्य गिफ्टेड 500 एलिफेंट्स टू सेल्यूकस। वो 500 हाथियों का इस्तेमाल फिर आगे कई लड़ाइयों में किया गया, ऐसा भी मेंशन है। लेकिन इसके बदले में सेल्यूकस गिफ्टेड 4 प्रोविंसेस ऑफ हिज एम्पायर, काबुल, कांधार, हेरात एंड बलूचिस्तान, 4 प्रोविंसेस, एज वेल एज हिज डॉटर हेलेन। उनको उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस भी कर लिया विद चंद्रगुप्त मौर्य, एंड मेगास्थनीज वाज अपॉइंटेड एज हिज एम्बेसडर इन पाटलिपुत्र। मौर्यन कोर्ट में अब मेगास्थनीज भी अपॉइंट हो जाएंगे। ये बात बताती है कि the battle was not undecided. It was somewhere inclined in favor of चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन क्योंकि ग्रीक्स ने ही ऐसा लिखा है तो हम लोग वही लिख रहे हैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। तो ये ट्रीटी के बाद ऐसा मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अब कुछ बचा नहीं था यहाँ पर हम लोग के पास। चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ करने के बाद 297 में ही उनके बाद उनके बेटे राजा बनेंगे। लेकिन हमारे को स्टोरी पता चलती है फ्रॉम परिशिष्ट परवाण, कौटिल्य की बायोग्राफी है। मगध में अकाल पड़ जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन मॉन्क्स के साथ मगध छोड़, जैनिज्म अडॉप्ट जैन मॉन्क, और वो चले जाएंगे साउथ इंडिया की तरफ, मैसूर। वहां पर मैसूर के पास श्रवण बेल जाकर के वहां संथारा या फिर काया क्लेश या फिर संलेखना करके वो अपनी जान दे देते। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की इस तरीके से नीचे चले जाएंगे और हिज सक्सेसर वाज हिज सन बिंदुसार। ठीक है, अब बिंदुसार सक्सेसर हो जाएंगे और बिंदुसार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऐसा ही कहते हैं कि जो संस्कृत टेक्स्ट हैं उनमें उनके लिए अमित्र घात लिखा गया है और इसलिए ग्रीक्स उनको अमिट्रोकेट्स कहते थे। ही वॉज अ स्लेयर ऑफ हिज फोज, अपने एनिमीज को मारने वाला था, अमित्र घात। बिंदुसार बिंदुसार के बारे में ग्रीक्स ने लिखा है कि बिंदुसार जो है was a prince or ruler comfort loving ruler, ऐसा उनके बारे में लिखा है ग्रीक्स ने कि was a comfort loving ruler। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि he once the ruler of इजिप्ट, कि वो उनको भेजें some dried figs, sweet wine and a philosopher, sophist। ये उन्होंने लिख करके भेजा था ग्रीक रूलर को। उन फ्रेंडली थे विद रूलर्स ऑफ सीरिया, इजिप्ट। ग्रीक रूलर्स उस इलाके में पूरे में ग्रीक्स रूल करते हैं। तो वहां उन्होंने ही वंस आस्क्ड that ruler of Syria, I think, to send some sweet wine, some dried figs, अंजीर और एक फिलोसोफर। तो ग्रीक्स ने लिख दिया कि he was a pleasure loving ruler और comfort loving ruler, लेकिन ग्रीक्स ने ये नहीं बताया कि उन्होंने फिलोसोफर डिमांड करी थी। अगर वो सच में ही प्लेजर लविंग रूलर होते तो he would have demanded some or the other dancer। ठीक है, तो नाचने वाली थोड़ी नहीं मंगा रहे हो, लेकिन उन्होंने फिलोसोफर से उसको नहीं आइडेंटिफाई किया कि वो कौन है, वो भी तो कोई इंटेलेक्चुअल होते, लेकिन ऐसा लिख दिया गया। तो बिंदुसार के बारे में ये हमें याद में रखना है। और इसके अलावा 16-17 सेंचुरी में एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुए हैं तिब्बत में, उनका नाम था तारानाथ। तारानाथ ने मतलब बहुत सालों के बाद, करीब 2000 साल के बाद, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि उन्होंने ये पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया है इट वाज कॉन्कर्ड बाय बिंदुसार। तो तारानाथ ऑल्दो बहुत ऑथेंटिक सा सोर्स नहीं है, बट उनके अकॉर्डिंग पेनिनसुला जो है, पेनिनसुलर इंडिया वाज कॉन्कर्ड बाय बिंदुसार।
ऐसा तारानाथ ने मेंशन किया है अपने अकाउंट्स में। ये बहुत ऑथेंटिक सा सोर्स नहीं है, 16-17 सेंचुरी में आकर के उन्होंने लिखा है, लेकिन फिर भी लिखा है तो हम लोग को मालूम है तारानाथ के बारे में। ऐसा कहते हैं कि बिंदुसार के उस समय पर ऐसे ही होता था, जो भी प्रोविंसेस होते थे उनमें जो गवर्नर थे वो होते थे राजा के बेटे। तो जितने भी बड़े बड़े प्रोविंसेस होंगे सब जगह राजा के बेटे या रिश्तेदार ही गवर्नर होते थे। तो ऐसे ही प्रोविंस था नॉर्थ वेस्ट की तरफ जिसका नाम था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला में उनके बड़े बेटे युवराज सुशीम जो थे वो गवर्नर थे। और प्रोविंस था जिसका नाम था उज्जैन। अवंती पथ वैसे असल में था नाम था, उसकी कैपिटल होती थी उज्जैन, तो उज्जैन के नाम से जानते थे। और वैसे ही तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ उत्तर पथ। तो उज्जैन में ये जो हम लोग ने अभी सोर्सेज में बात करी थी, दिव्यावदान, अशोकावदान, इन किताबों में लिखा हुआ है कि तक्षशिला में रिवोल्ट हो जाता है। तक्षशिला में रिवोल्ट होता है तो सुशीम जो है संभाल नहीं पाते। बिंदुसार अशोक को ऑर्डर करते हैं कि आप जाओ और वो रिवोल्ट को सप्रेस करो। अशोक जो है वहां से अपना फौज उठाता है और सीधे हमला करते हैं तक्षशिला पर, और वहां पर रिवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं। अब उसको ऐसा लगता है, उसको प्लस जो बाकी वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो महामंत्री थे राधागुप्त, उनको लगता है कि सुशीम से बेहतर तो ये है। तो वो लोग लॉबिंग शुरू करते हैं सपोर्टिंग अशोक एज द सक्सेसर ऑफ बिंदुसार। सुशीम को खबर मिलती है तो वो वहां से पाटलिपुत्र की तरफ चलना शुरू करते हैं। इधर बिंदुसार की तबीयत ज्यादा खराब होती है, तो राधागुप्त जो है वो अशोक का कोरोनेशन करवा देते हैं और सुशीम को रास्ते में ऐसा कहते हैं कि उनका मर्डर कर देते हैं। तो अब अशोक राजा बन जाते हैं। अशोका वॉज नॉट वेरी मच पॉपुलर अमंग द मासेस। तो 272 अभी हम लोगों ने नाम शायद डेट मेंशन करी थी फॉर द डेथ ऑफ बिंदुसार। अशोका का उस समय पर राजा तो बन जाते हैं वो, लेकिन फॉर्मल कोरोनेशन टुक प्लेस इन 268, क्योंकि शायद वहां डिस्टर्बेंसेस ज्यादा रहेंगे, तो 4 साल उनको लगे सब चीज संभालने में। हिज फॉर्मल कोरोनेशन टुक प्लेस इन 268 BC। अशोका का कोरोनेशन हो जाता है और वो टाइटल अडॉप्ट कर लेते हैं कौन कौन से, राजन, देवानाम प्रिय एंड प्रियदर्शी और प्रियदर्शी। ऐसा इसलिए भी वो अनपॉपुलर थे क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई का मर्डर किया था और 5 और भाइयों का भी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो कहती है कि उन्होंने अपने 100 भाइयों का मर्डर किया था, तो हो भी सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बुद्धिज्म की जो टेक्स्ट है वो, क्योंकि अशोका लेटर इन हिज लाइफ ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, तो अपने बुद्धिज्म को बड़ा दिखाने के चक्कर में उनको ज्यादा क्रूर बना रहे थे कि उन्होंने 100 का मर्डर किया। तो ऑल दो 100 का नहीं पर 4-5 का जरूर किया होगा, इतना तो वो थे। तो अशोका इन हिज इनिशियल स्टेजेस वो बड़े ही वैसे थे, तानाशाही भी क्या, वो मतलब याश टाइप नहीं होते जैसे राजा के राजकुमार होते हैं, शहजादे जैसे अय्याश होते हैं, ऐसे ही। तो लोग उनको कामाशोक कहते थे। और फिर एक पीरियड आया है उनकी क्रूअल्टी का, जो टायरनी का है, लोग उनको कौन सा चंडाशोक कहने लगे। काला राजा का नाम था, ठीक है, वो शिशुनाग डायनेस्टी, तो चंडाशोक कहने लगे क्योंकि वो बहुत क्रूअल हो गए थे। ठीक है, अब ऐसा कोई राजा बन रहा है तो उसे कौन पसंद करेगा, तो इसलिए वो टाइम लगा होगा उनको कुछ साल का अपने आप को एस्टेब्लिश करने में। फिर उनका फॉर्मल कोरोनेशन होता है और उनकी लाइफ आगे बढ़ जाती है। लेकिन उनकी लाइफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आता है और वो इवेंट है उन करीब 260 BC में, 260 BC में कलिंगा वॉर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर दया। ये दया नदी के किनारे कोई लड़ाई हुई है जिससे हम लोग कलिंगा वॉर के नाम से जानते हैं। एक वो है हमारे पास इसका क्या कहते हैं उसको, रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट 13th, उसमें मेंशन हुआ है कि ये जो लड़ाई है वो 8th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन लड़ी जा रही थी। ठीक है, तो 268 में अगर उनका कोरोनेशन मान लें तो वो लड़ाई 260 BC में हो रही थी। इस लड़ाई में, ये लड़ाई क्यों हो रही है किसी को नहीं मालूम है,
ये लड़ाई किसके खिलाफ हो रही है ये भी किसी को नहीं मालूम है। ये लड़ाई में कौन उनके खिलाफ लड़ रहा है, कौन मर रहा है, ये किसी को नहीं मालूम है। बस इतना मालूम पड़ता है कि करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। इसका मतलब टोटल 2.5 लाख की कैजुअलिटी है। ये लड़ाई उस समय पर इतने लोग मरने बड़ा मुश्किल था। इसका मतलब अगर ऐसा नंबर सच होगा तो ये बहुत फियर्स बैटल हुई होगी। लेकिन मुश्किल ये है कि इतनी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि अनस्किल्ड सोल्जर्स वहां पर थे या आम जनता वहां पर लड़ने आई होगी जिसको लड़ना नहीं आता था, तभी वो ज्यादा मरेंगे। तो बहुत ज्यादा लोग मारे गए। अशोका ने उसके 2-2.5 साल के बाद ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म। तो ऐसा कहते हैं कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क उनके पास आते हैं जिनका नाम था उपगुप्त, और उनके इन्फ्लुएंस में आकर के वो बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं। वो बुद्धिज्म में ऐसा मानते हैं कि 2 तरह के फॉलोअर्स होते हैं, एक मॉन्क्स होते हैं और एक लेव वर्शिपर्स होते हैं जो उपासक हैं। जैसे मैं और आप भी बुद्धिज्म अडॉप्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम भगवा वस्त्र या गेरुए से वस्त्र पहन के घूमें। तो वो वैसे वाले थे, उन्होंने मॉन्क नहीं बने। अशोका मॉन्क नहीं हुए थे, ही अडॉप्टेड उपासक धर्म ओनली। और उपासक धर्म अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने वो सारी चीजें छोड़ दी जो इससे पहले वाली थी। अब उन्होंने भेरी घोष त्याग कर दिया। भेरी घोष होता है जब लड़ाई शुरू होती है जो नगाड़े बजते हैं। अब धम्म घोष होगा। उन्होंने दिग्विजय की पॉलिसी को अबैंडन कर दिया और अब धम्म विजय की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। अब धम्म से ही सब कुछ होने वाला है। धम्म जो है वो धर्म का ही पाली का करस्पॉन्डिंग वर्ड है। वहां पर आर का इस्तेमाल बहुत कम है, इस वजह से वो धम्म हो रहा है। अशोकास धम्म और बुद्धिस्ट धम्म जो है उसमें थोड़ा सा वैसे डिफरेंस ये है कि वो जो बुद्धिस्ट धम्म है वो रिलीजियस है और अशोकास धम्म वाज मोर मॉरल। ठीक है, वो मॉरल बेस्ड एक ऑर्डर है, वहां वो रिलीजियस है। बस इतना फर्क है, बाकी वो वही कर रहे हैं। फिर उनका बाकी सारी लाइफ जो है वो इसमें लग गई है कि कैसे धम्म को प्रोपेगेट किया जाए। इसका असर जो होगा वो मौर्यन एम्पायर पर होगा। अब लड़ाइयां नहीं होंगी, एक्सपेंशन नहीं होगा, तो इनकम कम हो जाएगी। अब स्तूप बनाए जाएंगे, मोनेस्ट्रीज बनाई जाएंगी, मॉन्क्स होंगे, मॉन्क्स को पैसे दिए जाएंगे, तो खर्चा वहां होने लगेगा। अब जो पावर है वो धीरे धीरे से डिक्लाइन पर होगी। जब तक अशोका रहेंगे तब तक तो चलेगा 232 बीसी तक, लेकिन जैसे ही अशोका की डेथ होगी फॉरेन इन्वेजन शुरू हो जाएंगे। इंडो ग्रीक्स जो है उनका इन्वेजन इंडिया में शुरू हो गया और उसका रिजल्ट ये होगा कि एक तो हमारी इंटरनल वीकनेस और फॉरेन इन्वेजन दोनों ने मिलकर के क्या किया, मौर्यन एम्पायर का डिवीजन कर दिया। मौर्यन एम्पायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। वेस्टर्न पार्ट में उनके बेटे जो थे कुणाल वो राजा बनेंगे, ही वॉज अ ब्लाइंड। और उन जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें उनके ग्रैंडसन होंगे दशरथ। जब वो कुणाल ब्लाइंड है तो उनको वो रूल कैसे करते थे, उनके साथ उनका बेटा बैठता था संप्रति। पुराण हमारे को बताते हैं कि 8 साल दोनों ने राज किया, कुणाल संप्रति एंड दशरथ। कुणाल और दशरथ दोनों की डेथ करीब करीब एक ही समय के आसपास हो जाती है 8 साल के बाद, और संप्रति क्या करते हैं, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। लेकिन जो नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका था, अब डिक्लाइन पर है और विद इन 50 ईयर्स मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। आखिरी राजा जो थे वॉज बृहद्रथ। वो एक दिन अपना इंस्पेक्शन कर रहे थे और इंस्पेक्शन करते हुए उनके ही एक ब्राह्मण जनरल ने उनका मर्डर कर दिया। हिज नेम वाज पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो ये दरअसल देखा जाता है एज अ ब्राह्मणिकल रिएक्शन अगेंस्ट दो प्रो बुद्धिस्ट एंड प्रो जैन पॉलिसीज ऑफ मौर्यन रूलर्स। मौर्यन राजा जो है चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, बिंदुसार और इसके बाद बिंदुसार भी जैनिज्म से एसोसिएटेड थे, अशोका बुद्धिस्ट थे और उनके बाद भी ऐसा ही था। तो या फिर आजीविका सेक्ट भी आया है, उनको भी उन्होंने अपने यहाँ पर पेट्रोनाइज किया है। तो ऐसे सेक्ट्स, ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स को पेट्रोनाइज किया जो एंटी वैदिक रिलीजन थे। तो इस वजह से प्रॉब्लम बढ़ी हुई है और इसके साथ साथ इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अब कोई पैसा कमाने का तो कोई सोर्स था नहीं।
अब तो खर्चा ही खर्चा था। पहले आर्मी कहीं इन्वेजन करती थी, वहां से कुछ वो लेकर के ट्रिब्यूट आएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, खर्चा ज्यादा हो रहा था, आर्मी पर पैसा खर्च हो रहा है लेकिन आपको इनकम नहीं होनी। तो इस वजह से अब इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ अशोकास धम्म, ये भी एक, और साथ साथ पावर सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज पावर का मतलब है कि सारी डिसीजन मेकिंग एक राजा के हाथ में। वो होता तो अच्छा है, लेकिन तब कब तक, जब तक राजा कॉम्पिटेंट है। जैसे ही अशोका की डेथ होती है वो कॉम्पिटेंसी खत्म हो जाती है। अब वीक रूलर्स होंगे, वीक सक्सेसर्स हैं, और इस वजह से मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ने वाली, इसके अलावा, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग बात कर रहे थे, इसके अलावा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें हम लोग को मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है तो हमें राजा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कि राजा, कौटिल्य ने राजा को ही सब कुछ मान लिया है। ठीक है, इसकी सप्तांग थ्योरी में भी राजा सबसे पहले है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग राजा की जो बात है, जो राज शासन है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य देयर वर 4 सोर्सेज ऑफ लॉ। उनमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स वाज राज शासन और रॉयल प्रोक्लेमेशन। राजा ने जो कह दिया है वो ऑटोमेटिकली लॉ हो जाता है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। तो राजा को स्वामी कहा गया है। उनके नीचे 18 मिनिस्टर्स होते थे, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, मंत्री परिषद कंसिस्टिंग ऑफ 18 मिनिस्टर्स, और उनमें युवराज, पुरोहित, महामंत्री और सेनापति, ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। ऐसा अर्थशास्त्र में और कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट में मेंशन है कि बाकियों का अपॉइंटमेंट तो नॉर्मली हो जाता था जो मिनिस्टर, लेकिन ये 4 जो हैं इनका पहले इंटरव्यू होता था, एक सिलेक्शन प्रोसेस था बहुत ही स्ट्रिक्ट, जिसको फॉलो करने के बाद ये चारों अपॉइंट होते थे। उस प्रोसेस को कहते थे, ठीक है थोड़ी सी देर है, उसको कहते थे उपधा परीक्षा। ये प्रोसेस है जिससे कि वो मिनिस्टर्स अपॉइंट होते थे, 4, सेनापति, महामंत्री, पुरोहित एंड युवराज। उसके नीचे एक वो होते थे आपके, क्या कहते हैं, अमात्य। अब ये अमात्य कौन है और मिनिस्टर्स और अमात्य में क्या फर्क है? तो अमात्य जो है वो शायद जो हाईएस्ट जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती होंगी, उनमें जो लोग बैठते थे वो थे अमात्य। और मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में लिखा है कि देयर वर 7 क्लासेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। उसमें जो 7th क्लास उन्होंने काउंसलर्स की मेंशन करी है, और मिनिस्टर जिन्हें कहते हैं वो मिनिस्टर ना होकर के अमात्य होंगे। ठीक है, अमात्य जो हैं वो फिर तीसरे रैंक पर आते थे, और अमात्यों के नीचे होता था एक बहुत ही एफिशिएंट सेक्रेटेरिएट इन द कैपिटल, जिसमें करीब 32 के आसपास डिपार्टमेंट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट का हेड कोई ना कोई अध्यक्ष था। ठीक है, तो वहां पर माइंस हैं, मिनरल्स हैं उससे रिलेटेड, या फिर वेट्स एंड मेजर्स हैं, या हर चीज, सॉल्ट का है, आयरन का है, हर चीज, कॉइनेज है, हर चीज का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जैसे आजकल सेक्रेटेरिएट होता है, सेक्रेटेरिएट में कोई कोई डिपार्टमेंट होंगे, सबका हेड कोई सेक्रेटरी होगा। ठीक है, ऐसे ही मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये था, और बीच में एक अध्यक्ष हेड होता रहा होगा। तो ये एक बड़ा एफिशिएंट सा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने दिया है मॉरियंस ने। इट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड नो एफर्ट्स वर डन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन एक्सेप्ट अशोका ट्राइड टू मेक द थिंग्स मोर लिबरल। तो उन्होंने थोड़ी पावर डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करी है टू धम्म महामात्र। धम्म के लिए जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था उनको उन्होंने थोड़ी पावर दी, अदरवाइज पावर वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशियल सिस्टम है, एस्पिनेज है, वो सब जगह पर दिखेगा। पर हम लोग को थोड़ा सा मेगास्थनीज को भी पढ़ना होता है कि उन्होंने कैसे पाटलिपुत्र का सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमको समझाया है। ठीक है, तो वो 6 बोर्ड बताए हैं 5-5 लोगों के, कि 30 मेंबर का एक बोर्ड होता था, वो चलाता था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पूरे पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, तो बोर्ड बनाए हैं। प्लस बाकी तो यही सारी चीजें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन अगेन इंपॉर्टेंट है।
और उनके बाद फिर पुष्यमित्र, शुंग और फिर कण्व डायनेस्टी आती है, शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी आती है। मतलब नॉर्थ इंडिया का जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, वो पॉलिटिकली नॉर्थ इंडिया जो है अब वो वापस से फिर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है।